जय उत्तराखंड साथियों, मैं अभिषेक बहुगुणा आज एक महत्वपूर्ण विषय पे आपसे कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। देश के हिमालयी राज्यों में पेयजल की स्थिति लगातार खराब हो रही है। तमाम गैर सरकारी संगठनों की रिपोर्ट के साथ साथ स्वयं नीति आयोग की रिपोर्ट भी इस तरफ इशारा करती है। इसके बावजूद जल शक्ति अभियान में हिमालयी राज्यों के मात्र 13 जिलों को ही शामिल किया गया है। इनमें हिमाचल प्रदेश के 4 जिले शामिल हैं, जबकि अन्य हिमालयी राज्यों के एक एक जिले को अभियान में शामिल किया गया है। हिमाचल प्रदेश के उन्नाव, सिरमौर, कांगड़ा और सोलन जिले में अभियान का हिस्सा बनाया गया है। जम्मू और कश्मीर के कारगिल, मणिपुर के चंदेल, मिजोरम के सेहा, सिक्किम में दक्षिण सिक्किम, मेघालय के पूर्वी गारो हिल्स, नागालैंड के लोंगडेंग, अरुणाचल प्रदेश के सुबानसिरी, त्रिपुरा के खोवई और उत्तराखंड के सिर्फ नैनीताल जिले को इस योजना में शामिल किया गया है। खास बात यह है कि उत्तराखंड की आबादी हिमाचल प्रदेश के मुकाबले बहुत ज़्यादा अधिक है और उनकी तमाम रिपोर्टों में उत्तराखंड को हिमाचल प्रदेश के मुकाबले अधिक जल संकट वाला राज्य चिन्हित किए जाने के बावजूद हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों मगर उत्तराखंड के मात्र 1 जिले को अभियान में जोड़ा गया है। खुद नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में पिछले 300 वर्ष में 150 जल स्रोत सूख गए हैं, यानी हर साल औसतन 2 जल स्रोत सूख रहे हैं। उत्तराखंड जल संस्थान की एक रिपोर्ट कहती है कि फिलहाल राज्य के 500 जल स्रोत सूखने की कगार पर है। राज्य के 512 पेयजल योजना में जो पानी की जो आपूर्ति में 50 से 90% तक की कमी है। जल संस्थान की जो रिपोर्ट है उससे साफ हो जाता है कि जो राज्य में जल संकट के मामले में नैनीताल के बजाय देहरादून और पौड़ी की स्थिति ज़्यादा खराब है। जल संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार जल स्रोतों में पानी कम हो जाने के कारण जिन 512 पेयजल योजनाओं में पानी की आपूर्ति में 50 से लेकर और 90% की गिरावट आई है, उसमें सबसे ज़्यादा 185 योजनाएं पौड़ी जिले में है। नैनीताल में ऐसी योजनाओं की संख्या 25 है। इसके अलावा जल संस्थान ने राज्य में सबसे अधिक जल संकट वाले 1544 क्षेत्र चिन्हित किए गए थे। इनमें से सबसे ज़्यादा 391 क्षेत्र देहरादून जिले में। नैनीताल जिले में ऐसे क्षेत्रों की संख्या 240 आंकी गई है। टिहरी में 169, अल्मोड़ा में 179, पौड़ी में 112, पिथौरागढ़ में 82, चंपावत में 78, रुद्रप्रयाग में 67, चमोली में 60, उत्तरकाशी में 57, हरिद्वार में 46, बागेश्वर में 37 और उधम सिंह नगर में 26 क्षेत्रों को अत्यधिक जल संकट वाले क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया है। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि जल शक्ति अभियान में उत्तराखंड के केवल 1 जिले को शामिल किया जाना जो है वो बहुत अफसोसजनक है। संपूर्ण उत्तराखंड पानी के संकट से गुजर रहा है। तमाम नदियों का जो उद्गम स्थल होने के बावजूद भी पहाड़ों के कई गांव बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। जंगलों के कटान, भू उपयोग में बदलाव और सड़कों के अनियमित चौड़ीकरण करने के कार्यों से जल स्रोत लगातार सूख रहे हैं। ऐसे में जल शक्ति अभियान में राज्य के केवल 1 जिले को शामिल करना तर्कसंगत नहीं है। राज्य के कम से कम 5 जिले इस अभियान में शामिल किए जाने चाहिए थे। सरकार को जल शक्ति अभियान में हिमालयी राज्यों को ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि हिमालयी राज्यों में जो भरपूर पानी रहने का सीधा अर्थ यही है कि यहाँ से गुजरने वाली नदियों से भरपूर पानी होगा, जिस कारण इन नदियों के तटवर्ती मैदानी क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा। ग्रामीण उत्तराखंड में पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। इस क्षेत्र में स्थित
झरनों और छोटी धाराओं के साथ साथ इनकी पहाड़ियों और पहाड़ों के गांव में पानी की कमी कभी नहीं थी, लेकिन बदलते मौसम के पैटर्न के साथ झरने और धारा गायब हो रहे हैं और महिलाओं को इस संकट का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें परिवार के लिए पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है। उत्तराखंड आंदोलन की जननी, हमारे प्रदेश की मातृशक्ति को पानी लाने के लिए औसतन 3 से 4 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर कई यात्राएं करनी पड़ती हैं। कई गांव ऐसे हैं जहां पाइप से पानी जाता है, लेकिन आपूर्ति लगभग ना के बराबर है। ऐसे क्षेत्रों में मातृशक्ति का दुख कुछ ऐसा है कि कुछ समय तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब 5 दिनों में एक बार पाइप में पानी आता है, और जब भी आता है तब एक बर्तन भरने के लिए कम से कम आधे घंटे लगते हैं। एक उदाहरण के तौर पे कुछ सालों पहले बात है, रायखौली में जो 95 परिवार लगभग रहा करते थे, मगर कोई भी हैंडपंप वहां नहीं था। पहाड़ी के दूसरी ओर 4 झरनों से पानी की मांग पूरी की जाती थी, और आज स्थिति ऐसी है कि उन 4 झरनों में से 2 सूख चुके हैं। इसी प्रकार देवभूमि के अन्य गांव के परिवार अन्य क्षेत्रों में सुबह 3:30 बजे से ही कतार पर लग जाते हैं। हाल ये है कि जो कोई भी गांव में सबसे पहले उठता है उसे सबसे पहले पानी की सुविधा मिलती है। नन्हे बच्चे भी स्कूल में जाने से पहले और स्कूल से आने के बाद पानी ढोने में अपनी माता की मदद करते हैं। मई और जून में संकट के चरम पर कुछ परिवारों द्वारा कई किलोमीटर दूर स्थानों से पानी लाने के लिए टट्टू और टेम्पू का इस्तेमाल किया जाता है, जिनके पास पैसा है। मगर आर्थिक मार झेल रहे परिवारों की महिलाएं उसी पानी के लिए लंबी दूरी तय करने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में उन बहनों माताओं को पूरे दिन पानी की व्यवस्था की चिंता रहती है। उत्तराखंड की जो ज़्यादातर महिलाएं हैं उनकी इसी तरह की समस्याएं हैं, जिन्हें पानी के लिए हर रोज संघर्ष करना पड़ता है। एनएसओ के एक आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड के गांव में घर के सदस्य औसतन 43 मिनट का जो समय है प्रतिदिन खर्च करते हैं सिर्फ पानी लाने जाने में, ताकि परिसर के बाहर से, अपने घर के बाहर से पानी लाया जा सके, बल्कि राष्ट्रीय औसत 35 मिनट है। विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य के 16,793 गाँव में से 12,000 में से अधिक और इसके 115 कस्बों में से आधे से अधिक में से पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। इनका दिन का 1/3 समय परिवार के लिए पानी की व्यवस्था के लिए व्यतीत होता है। अल्मोड़ा जिले के बाल्टा गांव की एक महिला का कहना है कि मैं दिन में 2 बार 25 लीटर की बाल्टी में पानी लेती हूँ। 27 परिवारों द्वारा साझा किए गए एक नल से गांव को पानी मिलता है और आपूर्ति सप्ताह में एक बार ही सही से आती है। गढ़वाल के ऐसे कई गांव की भी इसी तरह की परेशानियां हैं, जहां पहाड़ी इलाकों पर लंबे समय तक इसी तरह से काम करते रहने से महिलाओं को बार बार चलने से जो है उनकी मांसपेशियों पर जोड़ों की समस्याएं विकसित होती हैं। हालांकि इस समस्या की जो सीमा का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है मेरे द्वारा। लगभग सभी महिलाओं ने इस बात को बयां किया जिन्होंने राज्य के पहाड़ी जिलों में पीठ दर्द और घुटने की समस्याओं की शिकायत की है। आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण कई परिवारों का यही कहना है कि उनके पास जिला अस्पताल जाने के लिए समय और पैसा दोनों ही नहीं है, क्योंकि कई गांव से अस्पताल 15 से 20 किलोमीटर और भी ज़्यादा दूरी की किलोमीटर में स्थित है। हालांकि जुलाई की पहली छमाही में राज्य में भारी वर्षा के कारण स्थिति में सुधार जरूर आता है, लेकिन ये जो है बहुत अस्थायी है। स्प्रिंग उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह राज्य की ग्रामीण आबादी को लगभग 90% पानी उपलब्ध कराता है। पिछले साल प्रदेश में सर्दियों की बारिश में भी गिरावट आई है एवं स्प्रिंग को रिचार्ज करने के लिए कोई भूजल नहीं है। कई जगह में मार्च तक बर्फबारी की घटनाएं गायब हो चुकी हैं, तो कहीं पे धीमी गति से सप्ताह भर की बारिश जो होती है वो भी इसमें भी कमी आई है। एक शोध के अनुसार पहले प्रदेश में साल में 300 दिन बारिश होती थी, जो लगभग 200 दिन से कम समय पे पहुंच गई है, जिसका मुख्य कारण अनियंत्रित खनन, पर्यावरण में बदलाव और अन्य कारण भी हैं। उदाहरण के लिए
जनवरी 2019 में मुक्तेश्वर में पंजीकृत न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेंटीग्रेड था, बल्कि जनवरी 2015 में -4 डिग्री था। राज्य में जनवरी और फरवरी में सर्दियों की बारिश में 46% की गिरावट आई है और मार्च और अप्रैल और मई में प्री मानसून वर्षा में भी 20% की कमी पाई गई। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल और पौड़ी के और आसपास के जो और पहाड़ी ज़िले हैं उनके सहित जितने भी ज़िले हैं उन सब ज़िलों को अप्रैल में सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है और आजकल वही पानी की मार झेल रहे हैं। एक शोध के अनुसार जीबी पंत जो इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, जो अल्मोड़ा के एक वैज्ञानिक ने, उनका कहना है कि जो वाटरशेड प्रबंधन का मूल्यांकन करते हैं, उनका ये कहना है कि जो हमारी एक जो गर्म तापमान है हमारा, उनके कारण जो है वो मिट्टी सूख रही है। जब बारिश होती है तो पानी पहले मिट्टी पे जमा हो जाता है और फिर पानी की मात्रा अधिक हो जाती है। स्प्रिंग को रिचार्ज करने के लिए हमें लंबी अवधि की बारिश, जो हल्की हल्की बारिश है, उसकी आवश्यकता होती है। जो गर्मियों के लिए रिचार्ज जो है, भूजल रिचार्ज के लिए बर्फबारी और सर्दियों की बारिश की भी बहुत ज़रूरत है। एक व्यक्ति जगदीश, जिनसे मैं मिला था, जो गांव में चाय की दुकान चलाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास मेहमानों को देने के लिए पानी नहीं है। साल भर पानी उपलब्ध करवाने वाले जो झरने हैं वो सूख गए हैं। जलवायु परिवर्तन के अलावा शहरीकरण और जंगल के जो प्रकार में जो परिणामी परिवर्तन जो है वो उनके कारण भी जल संकट पैदा। एक स्वस्थ प्राकृतिक ओक का जंगल में 31% बारिश के पानी को बरकरार रखता है, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में ओक के जंगल में शहरीकरण के कारण से ओक के पेड़ों की संख्या में गिरावट आई है। बिना प्लानिंग से सड़कों के निर्माण ने राज्य में पानी की कमी को बढ़ाया है। सड़कों को बिछाने के लिए डायनामाइट का उपयोग ने विघटन को बाधित किया है और स्प्रिंग के सूखने का कारण बना। जल संसाधनों के अवैध प्रबंधन ने भी नए संकट को बढ़ा दिया है। सरकार केवल जल वितरण पर ध्यान दे रही है। जब एक स्रोत सूख जाता है तो जल विभाग दूसरे स्रोत से जोड़ देता है। कोई भी यह नहीं सोचता है कि जब उस स्रोत की मृत्यु हो जाएगी तो क्या होगा। विभाग स्रोत को बनाए रखने और उसकी सुरक्षा के लिए जल ग्रहण क्षेत्रों के उपचार पर कार्य नहीं करता है। बारहमासी नदियां गैर बारहमासी नदियों में परिवर्तित हो रही हैं। उदाहरण के लिए 1992 में कोसी नदी का जो बेस फ्लो जो भूजल से आने वाली जो नदी में पानी को इंगित करता है 790 लीटर प्रति सेकंड था। 2016 में यह आंकड़ा 75 लीटर प्रति सेकंड हो गया है और 2019 में और भी कम। ऐसा ही अगर चलता रहा तो 15 साल बाद हमारे पास कोसी में पानी नहीं होगा। इससे पहले गांव के निवासी पानी के स्रोत की देखभाल करते थे, चौड़ी पत्ती वाले पेड़ लगाते थे और कैचमेंट बनाते थे। हालांकि अभी जो है एक ही स्रोत से पानी को पाइपलाइनों में स्कूलों, कॉलेजों और कस्बों में भेज दिया जाता है। गांव ने अपने पानी के अधिकार को खो दिया है और वे जंगलों और झरनों की देखभाल नहीं करते जैसा कि वो 20 साल पहले करते थे। जनसंख्या वृद्धि के कारण भी पानी की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम हो गई है। ऐसी जगह भी हैं जहां कभी प्रति व्यक्ति जो रिक्वायरमेंट थी 40 लीटर हुआ करता था, अब उनके पास वो पानी कम है क्योंकि आबादी बढ़ गई है। उत्तराखंड जल संस्थान का खुद का कहना है कि उसने राज्य के 10 पहाड़ी जिलों में 9,502 हैंडपंप स्थापित किए हैं कुछ पिछले साल पहले और 0.65 मिलियन पाइपलाइन कनेक्शन जो है एट प्रेजेंट। हालांकि गांव के निवासी शिकायत करते हैं कि सरकार के प्रयास पर्याप्त नहीं है और कई क्षेत्रों में नहीं पहुंचे हैं। विभाग की जो अक्षमता है का जो अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 4,269 योजनाएं चलाता है, लेकिन पानी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। जब तक प्रदेश सरकार लगभग अपने संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना शुरू नहीं करता, तब तक ग्रामीण उत्तराखंड में महिलाएं हमेशा पीड़ित बनी रहेंगी। यह समय है जिस समय हमें इस पर आवाज़ उठानी होगी
हमें सरकार को उनकी जिम्मेदारी समझानी होगी। बस इसी उम्मीद से आपको मैं बता रहा हूँ और आपसे चर्चा कर रहा हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड।